तो चलो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ एक टेबल दिया गया है और इसमें कुछ गैप्स हैं। हमें इन गैप्स को फिल करना है ताकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच के डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाएं। लेकिन इस टेबल को सीधा फिल करने से पहले चलो इन दोनों सेल टाइप्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि हर आंसर के पीछे का लॉजिक हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम दुनिया के सारे लिविंग सेल्स को बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक, और यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिस पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। अच्छा, अब प्रोकैरियोटिक वर्ड को ही थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। इसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराना, सिंपल, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसके नाम से ही इसका पूरा स्ट्रक्चर साफ हो जाता है, यानी ये वो सेल्स हैं जिनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। सिंपल है ना? ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की एक ऐसी डेफिनेशन है जो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं अ सेल दैट लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्लोट्स फ्रीली इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इसमें लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखो। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है उसके आसपास कोई बाउंड्री, कोई दीवार या मेम्ब्रेन नहीं है, वो बस ऐसे ही सेल के अंदर पड़ा हुआ है। इसी वजह से इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। याद रखो, ये एक फ्री फ्लोटिंग रीजन है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनेल नहीं है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, यानी यूकैरियोटिक सेल्स। और यहां भी इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। यू का मतलब है ट्रू या वेल डिफाइंड, और कैरियन तो हमें पता ही है, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक का मतलब हुआ वो सेल्स जिनके पास एक ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। देखा कितना सिंपल कनेक्शन है दोनों के नामों में। और ये रही यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन, जो एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अ सेल दैट हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस व्हिच हाउसेस द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कीवर्ड को मेंशन करना सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो एकदम वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि वो एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। यही मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट भी करती है और ऑर्गेनाइज भी करती है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिल्कुल नहीं होती। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे फंडामेंटल डिफरेंस। तो अब जब हमें सारे कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, अब तो इस टेबल को फिल करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। चलिए इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं और एक एक करके गैप्स फिल करते हैं। शुरू करते हैं पहले फीचर से, साइज। पहला पॉइंट है साइज। हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली छोटे होते हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर्स के बीच। इसके कंपेयर में यूकैरियोटिक सेल्स जनरली काफी बड़े होते हैं, 5 से 100 माइक्रोमीटर्स तक। अब सोचो ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, उनके अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं तो उन्हें ज्यादा जगह चाहिए होती है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, न्यूक्लियर रीजन। ये तो हमने अभी अभी डिटेल में समझाया है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इस गैप में हम लिखेंगे कि ये नॉट वेल डिफाइंड है एंड इज नोन एज न्यूक्लियोइड। रिमेंबर, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब आते हैं क्रोमोसोम पे। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इसलिए उनमें सिर्फ एक यानी सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका ढेर सारा जेनेटिक मटेरियल एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो यहां आएगा मोर देन 1 क्रोमोसोम। और अब आखिरी गैप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे फैंसी ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं हैं, और इसीलिए उनका एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस भी अलग होता है। तो ये लो, हमारा पूरा टेबल अब कंप्लीट है और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसी टेबल फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं। इससे सारे की डिफरेंसेस एकदम क्लियर हो जाते हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।